माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी हथेली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिनसे जाना जा सकता है आपके स्वास्थ्य के बारे में। आज हम एक ऐसी कुछ चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे कि ऐसे व्यक्ति की स्थिति शरीर की गिरी गिरी रहती है। अक्सर ऐसा व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता। आप में से ऐसे बहुत व्यक्ति होंगे जो अक्सर मेडिसिन पर रहते हों, किसी न किसी प्रकार की दवाई उन्हें लेनी पड़ती हो और वो अक्सर अपने आप को बीमार महसूस करते हों, अस्वस्थ महसूस करते हों। तो हथेली में ऐसे कौन से योग हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका शरीर ऐसा क्यों रहता है। साथ में प्रयास करेंगे, कोई ना कोई उपचार भी बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान से आज के इस कार्यक्रम को आप सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 22 अप्रैल सन 2024, दिन सोमवार, संवत 2081, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, तिथि 14 चतुर्दशी है, नक्षत्र हस्त, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है। कोई योगा के माध्यम से, कोई जिम के माध्यम से, नाना भांति के तरीक़ों से सब अपने आप को फिट रखना चाहते हैं और रखना भी चाहिए। लेकिन कई बार बड़े सारे उपचार हमारे फेल हो जाते हैं। नाना भांति की बीमारियां हमारे शरीर को जकड़ लेती हैं, पकड़ लेती हैं और हमारे घर में दवाइयां आती रहती हैं। अच्छा खासा एक मेडिकल स्टोर सा बन जाता है और अनेकों प्रकार की दवाइयों के नाम स्वयं भी याद हो जाते हैं। भगवान न करे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोगी रहे। अब देखो, जिस व्यक्ति की हथेली की हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा, ये मुख्य 3 रेखाएं यदि किसी व्यक्ति की कमज़ोर रहेंगी, खंडित हों, रेशे निकले हों, टूटी फूटी हों, तो ऐसा व्यक्ति अक्सर अपने आप को कमज़ोर फील करेगा। रेखाएं वो कौन कौन सी हैं, एक चित्र के माध्यम से समझें, देखें। ये सबसे पहले बात करेंगे, ये आयु रेखा है। ये आयु रेखा कहीं से भी कटी हुई, खंड टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 पे देखें, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा भी बिल्कुल सीधी सी हो, अच्छी हो, नीचे चंद्रमा की तरफ बहुत ज़्यादा न झुकती हो। ये चंद्रमा का पोर्शन है, इस तरफ बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ इसका झुकाव नहीं होना चाहिए। खंड नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है, झुकाव होता है, खंड होते हैं, तो भी इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं डिप्रेशन, नींद ना आना और भी कई प्रकार की घबराहट जैसी समस्याएं इस व्यक्ति को बन सकती हैं। नंबर 3 पे देखें, ये हार्ट लाइन है, हृदय रेखा है। ये भी सुस्पष्ट होनी चाहिए। खंड टूटी फूटी कटी नहीं होनी चाहिए। बाल जैसे गाजर में से, मूली से जैसे रेशे निकलते हैं, ऐसे रेशे इस पर बहुत सारे नहीं होने चाहिए। जंजीर जैसी रेखा, चैन जैसी आकृति, श्रृंखलाबद्ध आकृति इस रेखा के ऊपर नहीं होनी चाहिए। यदि ये तीनों रेखाएं आपकी जिस प्रकार की मैंने बताई हैं वो चीज़ें इनमें हैं, तो भी आप अपने आप को रोगी महसूस करेंगे। और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में अनगिनत छोटी रेखाएं, ऊपर भी, नीचे भी, बीच में भी, बहुत सारे स्थानों पर छोटी मोटी रेखाएं हों, रेखाओं के गुच्छक बने हों या ग्रिल बनी हो, अक्सर हथेली में दाग धब्बे बने हों और ऐसे व्यक्ति के नाखून शीघ्र टूट जाते हों, नाखूनों में नीलेपन की आभा रहती हो, तो भी ऐसा व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है। कोई ना कोई बीमारी उसको जकड़ के रखती है। आपकी हथेली में डायबिटीज़, कैंसर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हथेली के माध्यम से जानना बड़ा ही सरल है और सहज है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को मना किया जाता है। क्यों? कई बार हम बता कुछ और रहे होते हैं और आप अपने हाथ देख करके समझ कुछ और रहे होते हो। मन में आपके कई बार घबराहट ना आ जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसलिए उतना चित्र के माध्यम से समझाया जाता है जितना कि आप आराम से समझ सकें। स्टेप बाय स्टेप कार्यक्रम देखते जाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। बहुत व्यक्तियों का हथेली दोनों मुठ्ठियाँ बंद अगर करता भी है या खोलता भी है तो अक्सर पानी भीग जाती है। पानी से उसकी ये हाथ भीगा सा रहता है। भावुक होगा ऐसा व्यक्ति, इमोशनल होगा ऐसा व्यक्ति और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को चेस्ट इन्फेक्शन परेशान कर सकती है। बलगम रेशा या बदलते मौसम में, ऋतु परिवर्तन में ऐसे व्यक्ति को दिक्कत आ सकती है।
ऐसी आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा है, ऐसी आपकी हथेली में चंद्रमा है। ध्यान से देखें, ये आपकी हथेली में चंद्रमा है। चंद्रमा आपका इस प्रकार का हो, यानी कि इस पर बहुत सारी रेखाएं सी बनी हो, पिच्छक से गुच्छक से बने हो, और ये आपकी हथेली में चंद्रमा के सामने ही ये चंद्र रेखा है, इसे मेधा रेखा भी कहते हैं। ये मेधा रेखा कटी फटी हो, ये मेधा रेखा नीचे की तरफ चंद्रमा की तरफ बहुत ज़्यादा लुढ़की हुई हो, यही मेधा रेखा दो फल की हो। देखो नीचे की तरफ इसमें दो मुंह बने हुए हैं, दो तरफ ये रेखा भाग रही है, तो दो मुही रेखा होना, चंद्रमा के ऊपर पिच्छक गुच्छक बने होना, इस रेखा का खंड खंड होना, या इसमें से रेशे जैसे निकलना, सर्दी गर्मी बरसात तीनों मौसम दुख देंगे, और कहीं ना कहीं बदलता मौसम बदलती ऋतु परेशान करेगी, और पेट से संबंधित पेट कमज़ोर रहेगा, और एलर्जिक समस्याएं ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके रख सकती हैं। तो कहने का भाव साधकों, आपकी हथेली में हथेली एक आईना है ना, पाम इज ए मिरर, ये आईने का काम करती है। बहुत सारी चीज़ें इससे आप अपने भविष्य में जान सकते हैं। तो कहना नहीं चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रोग हैं, बहुत ज़्यादा वो रोगों से संकटों से घिरा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी मर्मज्ञ व्यक्ति से अपने हाथ की रेखाएं दिखा लेनी चाहिए, और दिखा करके उसका उपचार पूछ लेना चाहिए। सामान्य तौर पर एक उपचार हम सभी के लिए बता देते हैं कि आप सबको एक बार दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए, चाहे हिंदी में पढ़ें, संस्कृत में पढ़ें। मृत्युंजय मंत्र की प्रतिदिन 3 माला 6 महीने तक करनी चाहिए। उससे आपके रोगों में आपको आराम मिलेगा, और धीरे धीरे आप स्वस्थ अपने आप को महसूस करने लगेंगे। चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक है, तो चांदी की कोई ना कोई पात्र पानी पीने में, दूध पीने में प्रयोग में लाने चाहिए। और यदि आपके शरीर का दुर्बल्यता ऐसी रहती है, कमजोरी वीकनेस बहुत महसूस करते हैं, तो आपको कॉपर के तांबे के बर्तनों का अपने ख़ास तौर से पीने में, क्योंकि तांबे के बर्तनों में बॉयल ना करें, तांबे के बर्तन पीने के योग्य बहुत अच्छे होते हैं, ख़ास तौर से जल पीने के लिए। तो तांबे के बर्तनों में ख़ास तौर से जल का उसमें आप प्रयोग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे ही धातु का प्रयोग अच्छे से करना चाहिए। आपके कांसे के बर्तन होते हैं, तो कांसे के बर्तनों की खासियत होती है, उसमें बहुत अच्छे से आप कुछ पका भी सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं, और उन बर्तनों में अच्छे से आप खा भी सकते हैं। तांबे की प्लेट, तांबे की उसकी कटोरियाँ, कांसे की प्लेट, कांसे की कटोरियाँ, उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। तो कांसे का ऐसा बर्तन होता है जो पकाने के भी काम आता है और भोजन ग्रहण करने के भी काम आता है। तांबे का पात्र जो है ख़ास तौर से जल के पेय के लिए होता है, और चांदी के पात्र भी पकाने में काम आते हैं, लेकिन कम प्रयोग किए जाते हैं। भोजन चांदी के पात्रों में किसी भी प्रकार का आप कर सकते हैं। खैर, वो तो देखो अपनी अपनी सामर्थ्य होती है। तो कहने का भाव, आप इस प्रकार से धातु का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसे होता है पंच धातु का जल, पंच धातु का जल पीने से भी शारीरिक शक्ति, शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है। वो कभी मैं किसी अन्य प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि पंच धातु का जल किसको पीना चाहिए। बड़ी अच्छी होता है पंच धातु का जल। और पहले लोग तो हमने ऐसे बहुत देखे हैं जो जब भोजन बनाया करते थे, सब्जी में छौंक लगाया करते थे, तो सोने और चांदी की गिन्नियाँ उसमें डाल दिया करते थे छौंक में। जी हाँ, अब हम तो सोच रहे हैं कि हम तो उसमें जीरा डाल दिया, कुछ और डाल दिया, लेकिन वो सारा मसाला भी डालने के साथ साथ उसमें ख़ास तौर से सोने की गिन्नियाँ छौंक में डाला करते थे। जब तक पूरी सब्जी अच्छे से बन न जाए, वो सोने की गिन्नियाँ उसी में पड़ी रहती थी। तो धातु का प्रयोग बहुत अच्छे से काम आता है। लेकिन भैया, आप सोने की गिन्नियाँ तो सब कुछ महंगा है, ये संभव सब व्यक्तियों के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, पंच धातु का जल सब ग्रहण कर सकते हैं। सोना चाहे थोड़ा सा ही हो, कभी इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप अपनी हथेली से भी जान सकते हैं कि आप आखिरकार इतने बीमार क्यों रहते हैं। समझ में नहीं कुछ भी ज़्यादा से अच्छे से आ रहा हो, तो किसी मर्मज्ञ को अपना हाथ दिखा लें और वो उपचार करें, तो आपको बहुत अच्छे से लाभ मिलेगा। एक अपने जन्म दिवस के मौके पर जब आप पैदा हुए थे, जिन्हें याद हो, या अंदाजे से हर साल कर लिया करें। शुक्ल पक्ष में करें, रविवार के दिन करें। तुलादान जरूर अपने लिए ऐसे व्यक्ति को 2-3 वर्ष कर लेना चाहिए, उससे भी आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आइए, समय हो चला है जगदम्बा के चरणों की पूजा करने का। ध्यान करते हैं भगवती जगदम्बा का। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां
माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्यां विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, दीक्षा का कर्म प्रारंभ है और जैसे कि हमने बताया कि आज चतुर्दशी है और कल पूर्णिमा है, तो कल तक का समय दीक्षा का रहेगा। जिन्होंने दीक्षा लेना चाहते हों, संदेश ना मिला हो, तो आप कल तक भी दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी आगामी समय में हम एक बहुत सुंदर बड़ा कार्य आप सबके साथ मिल करके करने वाले हैं। बस आप हमारा साथ देने का प्रयास करना। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।